Digvijay Singh was running the Home Ministry. Yeah. June 2006. Digvijay Singh had asked me to mine about cases where Hindu terrorism was there. I told him that there are no such cases. All the senior officers were again in Pakistan. कहते देखो हिंदू टेरर होगा. मैंने कहा सर जी मेरे पास नहीं है. अब होम मिनिस्टर आ रहे हैं 4 बजे. होम सेक्रेटरी विल बी इन ऑफिस. कहते नहीं आप ही ढूंढ के दिखाओ ना. मैंने कहा आई हैव नो neither in investigation nor in intelligence report I have a Hindu terror. मालेगांव ब्लास्ट, समझौता एक्सप्रेस धमाका, इशरत जहां एनकाउंटर और मुंबई आतंकी हमला। इन सभी आतंकी घटनाओं में कुछ बातें कॉमन हैं। इनमें से कई के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और कुछ मामलों में साजिश किसने रची ये पता नहीं चल सका। लेकिन इन सभी में एक बात और भी कॉमन है, वो ये कि इन सभी मामलों का नाम लेकर जबरन हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ने की पूरी कोशिश की गई। ये कोशिश किसने की थी और पहली बार कब हिंदू आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया गया था? और यही नहीं, 2004 में हुए इशरत जहां एनकाउंटर पर भी कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जो इस पूरी बहस को एक अलग ही नजरिया दे रहे हैं और विपक्ष की एक राजनीतिक पार्टी पर बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस वीडियो में आपको ये सारी जानकारी मिलेगी। नमस्ते, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं कड़क। दरअसल गृह मंत्रालय के पूर्व अधिकारी RVS मणि के ANI को दिए एक इंटरव्यू में ये सारे दावे सामने आए हैं। RVS मणि का कहना है कि जब वो गृह मंत्रालय के इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन में काम कर रहे थे तब 2010 तक मंत्रालय की किसी भी आधिकारिक फाइल में हिंदू टेरर शब्द का कोई भी जिक्र नहीं था। 2006, Digvijay Singh had asked me to mine about cases where Hindu terrorism was there. I told him that there are no such cases. Another police officer whom later on in 2611 only I recognized him as Hemant Karkare. He was sitting with Digvijay Singh and from the Home Minister's office. All the senior officers were again in Pakistan. कहते देखो हिंदू टेरर होगा. मैंने कहा सर जी मेरे पास नहीं है. अब होम मिनिस्टर आ रहे हैं 4 बजे. होम सेक्रेटरी विल बी इन ऑफिस. कहते नहीं आप ही ढूंढ के दिखाओ ना. मैंने कहा आई हैव नो neither in investigation nor in intelligence report I have a Hindu terror. उन्होंने दावा किया कि जून 2006 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने उनसे ऐसे मामलों की जानकारी मांगी थी जिसमें कहीं ना कहीं हिंदू आतंकवाद शब्द शामिल हो। मणि के मुताबिक उन्होंने जवाब दिया कि मंत्रालय के रिकॉर्ड में ऐसा कोई मामला मौजूद नहीं है और ना ही इसके बारे में उनके पास कोई सबूत है। The Congress had started playing that no Hindus are also terrorists. Since they didn't want the attack on RSS to be overhyped and the benefit go to politically to some other party, they wanted it to be counter it with Hindu terror. That not only Muslims but Hindus are also terrorists. That was the catchphrase Digvijay Singh always used. Even now he says that. ध्यान देने वाली बात यह है कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ANI इंटरव्यू में लगाए गए इन विशेष आरोपों पर अभी सार्वजनिक रूप से कोई जवाब नहीं दिया है। यहीं से सवाल उठता है कि आखिर हिंदू आतंकवाद शब्द सार्वजनिक विमर्श में आया कब? Rahul Shivshankar, that time when he was in News 6, had pulled out this information in RTI in 2016. In 2010, July 17th or so, the recording was made that there are some Hindu terror cases by a joint secretary without any basis, without any IB input or anything like that. That is how the Hindu terror came into the files of Home Ministry. But prior to that, lot of attempt was made, but our team always resisted. असल में साल 2008 के बाद देश में कई आतंकी मामलों की जांच के दौरान कुछ ऐसे आरोप सामने आए जिनमें कथित तौर पर हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों के नामों को घसीटा गया। इन्हीं मामलों के बाद मीडिया और राजनीतिक बयानबाजी के दौरान सैफरन टेरर और हिंदू आतंकवाद जैसे शब्द चर्चा में आने लगे। हालांकि ये शब्द किसी कानूनी श्रेणी का हिस्सा कभी नहीं रहे। भारत के कानून में आतंकवाद को धर्म के आधार पर नहीं देखा जाता है। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम एक्ट यानी UAPA आतंकवाद की परिभाषा देता है, लेकिन उसमें किसी धर्म विशेष का जिक्र नहीं किया गया है। अब आते हैं उस मामले पर जो इस पूरे बहस के केंद्र में सबसे ज्यादा रहा। साल 2008 का मालेगांव विस्फोट। 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में बम धमाका हुआ जिसमें
6 लोगों की जान गई थी और 101 घायल हुए थे। शुरुआत में जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की, बाद में मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को सौंप दिया गया। आरवीएस मणि ने इंटरव्यू में दावा किया है कि उन्हें पहले दिन से लगता था कि ये एक झूठा मामला था। उन्होंने कहा कि जांच सबूतों के आधार पर नहीं बल्कि पहले से तय की गई एक फिक्स स्क्रिप्ट के अनुसार चल रही थी। उन्होंने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित और मेजर रमेश उपाध्याय की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए दावा किया कि कर्नल पुरोहित को जानबूझकर फंसाया गया है। Sadhvi Pragya was a yogini, and Colonel Purohit had being an army officer, or Major Upadhyay being an ex-army officer had their conditioning of body. Otherwise, anybody would have died. What they were subjected to? What they were subjected to. 24 hours beating. Petitions have been coming to us. Petitions had been sent to... See, happily they would send it to the Human Rights Division of the MHA. कहते इसको ह्यूमन राइट्स में भेज दो. बट द इश्यू वाज अबाउट false case of terror attack. So that is the way it is. And Colonel Purohit is still walking is something, is a miracle. लेकिन यहाँ अदालतों का रिकॉर्ड समझना बेहद जरूरी है। साल 2017 में एनआईए की विशेष अदालत ने साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ मकोका की धाराएं हटा दी थी, जबकि उन्हें कुछ अन्य आरोपों का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, लेकिन अदालत ने उन्हें दोषमुक्त घोषित नहीं किया। मुकदमा आज भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और अंतिम फैसला आना भी बाकी है। मणि ने एक और बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि कर्नल पुरोहित की गिरफ्तारी के पीछे एक बड़ी साजिश थी। यहाँ तक कि उनका यह भी कहना है कि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि वो भारतीय सेना में आगे बढ़े। At the age of 34, he was a selection grade lieutenant colonel. He would have gone on to become at least a corps commander, if not the chief of army staff. That was certain. I was a very competent, very bright officer. So people in the Pakistan did not want him to come to that level. हालांकि ये बताना यहाँ बेहद जरूरी है कि इस दावे के समर्थन में उन्होंने कोई सार्वजनिक दस्तावेज या सबूत पेश नहीं किया है। अब बात करते हैं इशरत जहां एनकाउंटर केस की। 15 जून 2004 को गुजरात के अहमदाबाद के पास पुलिस मुठभेड़ में इशरत जहां, जावेद उर्फ प्रणेश पिल्लई और 2 अन्य लोग मारे गए थे। गुजरात पुलिस ने दावा किया कि ये लोग तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात के तब के गृह मंत्री अमित शाह की हत्या की साजिश के तहत आए थे। बाद में इस मामले की जांच सीबीआई तक पहुंची, मामला अदालत में पहुंचा। आरवीएस मणि ने पूर्ववर्ती यूपीए सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार के द्वारा उन पर इशरत जहां मामले में हलफनामा बदलने और लश्कर तैयबा से जुड़े सबूतों को छिपाने का दबाव बनाया गया था। साथ ही आरवीएस मणि का दावा है कि उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले को राजनीतिक नेताओं की हत्या की साजिश के केस में बदल दिया और उनके अनुसार निशाने पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह थे। Narendra Modi ji and Amit Shah were the targets. So you specifically mentioned that the Chief Minister of Gujarat and the Home Minister of Gujarat were the targets for Ishrat Jahan, who was an LET operative. Right. Right. That was changed by some seniors. कि इतना specific मत लिखो. Leading political personalities of Gujarat के लिखा था. The first affidavit says in that. Home Ministry. Home Ministry. No, I have no objection for that. No problem. You based it on investigations done by the IB and other material which is available in the and very meticulous investigation. Very meticulous investigation. हालांकि ये भी उनका व्यक्तिगत दावा है। इस पूरे मामले में अब तक कई सारी एजेंसियों की जांच, अदालतों की कार्यवाही और अलग-अलग हलफनामे सामने आ चुके हैं। मामला लंबे समय तक कानूनी और राजनीतिक विवाद का विषय रहा। इसके बाद मणि ने समझौता एक्सप्रेस विस्फोट और 26/11 मुंबई हमले को लेकर भी कुछ विवादित खुलासे किए। उन्होंने आरोप लगाया कि समझौता एक्सप्रेस मामले में कांग्रेस और पाकिस्तान की आईएसआई के बीच एक तरह का फिक्स्ड मैच था, ताकि उसे हिंदू आतंकवाद के रूप में पेश किया जा सके। Even I have said on very occasions, it's a fixed match between ISI and INC. Please repeat that. It is a fixed match between INC, Indian National Congress, and ISI. 26. I say that with full responsibility. I have been telling it for 7 years, 8 years. I have asked Congress people to challenge it on national TV.
आरएस मणि के अनुसार आतंकियों की कलाई पर कलावा बंधा था। यदि अजमल कसाब को जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो इस घटना को हिंदू आतंकवाद का रूप देने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश तब सफल हो चुकी होती, जिसमें तब की तत्कालीन सरकार और सत्ता से जुड़े लोग भी शामिल थे। What would politicians in India get by staging this? See, the entire narration was to make it a Hindu attack only, a Kalava of Kasab on the hand. But he got caught instead. That he got caught because of our great Tukaram Ombole. Had Tukaram Ombole not caught him or even killed him, today it would have been a Hindu terror attack. It would have been a Hindu terror attack. And 30th December 2008 incident. 26 नवंबर 2008 के मुंबई आतंकी हमलों की जांच में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की भूमिका स्थापित हो चुकी है। अजमल कसाब को जिंदा पकड़ा गया था, उसका ट्रायल चला और 2012 में उसे फांसी दी गई। इस पूरे मामले में भारतीय अदालतों, जांच एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान आधारित आतंकवादी नेटवर्क की भूमिका स्वीकार कर ली गई थी। वहीं जांच पूरी होने से पहले कई नेताओं की ओर से इस मामले को जबरन भगवा आतंकवाद का रंग देने की कोशिश की गई थी। वहीं समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में मामले में 2019 में एनआईए की विशेष अदालत ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। यानी इस मामले में अदालत का फैसला मौजूद है, लेकिन मणि द्वारा कांग्रेस और आईएसआई के बीच कथित फिक्स्ड मैच का आरोप किसी न्यायिक निष्कर्ष का हिस्सा नहीं है। ये उनका निजी आरोप है। ISI had given a contract to an organized crime syndicate of Karachi, which headed by Arif Kasmani. And after this happened, the government of India claimed it as a Hindu terror. Arif Kasmani did not get payment from the ISI because the ISI was saying, the government is claiming as a Hindu terror, why should we pay you? So he went to US media and claimed that it is a Hindu, I have done it. But the government of India said, no, our people have done it. And this happened until 2017 when they were acquitted. That is the irony. 10 years all these people spent in jail, whatever it is. The person also who really perpetuated kept on shouting from the rooftop that I have done it. Because the ISI became unscrupulous and said, look, government of India says Hindus have done it. Where are you? Why should we pay you? Why should we pay you? This is a story of Samjhota Blast. इंटरव्यू के अंत में मणि ने एक और दिलचस्प बात बताई। उन्होंने याद दिलाया कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में वो भारत सरकार की तरफ से एकमात्र गवाह थे। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि जैसे विकसित भारत, स्वस्थ भारत और कुशल भारत की बात होती है, वैसे ही देश को सुरक्षित भारत पर भी जोर देना होगा, खास करके मौजूदा सरकार को। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या आरवीएस मणि के इन दावों से पुराने विवाद फिर से खुलेंगे? इसका जवाब अदालतें नहीं बल्कि आने वाला राजनीतिक माहौल तय करेगा। इस इंटरव्यू के वायरल होने के बाद बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए हैं। तो आज कांग्रेस से ये हमारा सीधा सवाल है, क्या वाकई आईएसआई और आईएनसी में कोई मैच फिक्सिंग थी जिसकी वजह से आप उन लोगों पे कड़ी कार्रवाई नहीं करना चाहते? हालांकि वीडियो शूट किए जाने तक कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। वैसे आपको क्या लगता है, आने वाले समय में ये मामला क्या रंग लेगा? अपनी राय आप हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। मेरा नाम है आयुष, कैमरे के पीछे है नकुल। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।